तो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अभी एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूपीएससी गो चैनल। हम डेली बेसिस पे द हिंदू एनालिसिस के सारे टॉपिक्स कंप्लीट करते हैं। आज 6 जनवरी है और 5 जनवरी की हम सारे टॉपिक्स कंप्लीट करने जा रहे हैं। आपको मेरे लेक्चर्स बहुत पसंद आएंगे क्योंकि ये सिंपल हैंड रिटर्न और इजी नोट्स है। आज क्या एक्चुअली जो कल का न्यूज़पेपर है उसमें बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन आई है, इसलिए हमको एक दो एडिटोरियल इंडियन एक्सप्रेस से भी लेने पड़े थे और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आई नहीं थी। लेकिन जो काम की इन्फॉर्मेशन है हम उसको पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले देखो, ये आपको एक बर्ड दिख रहा होगा। ये क्या नाम है इसका? ग्रीन हनी क्रीपर बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? ग्रीन हनी क्रीपर। इट इज ए स्मॉल बर्ड इन द टेनेजर फैमिली, यानी टेनेजर फैमिली के अंदर ये एक स्मॉल बर्ड है। साइंटिफिक नाम है इसका कोलोरियोप्लेन्स पिजा। क्या नाम है? कोलोरियोप्लेन्स पिजा। द न्यू वर्ल्ड ट्रॉपिक्स रेन फॉरेस्ट इन सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका फ्रॉम मेक्सिको टू ब्राजील। यानी जो न्यू वर्ल्ड ट्रॉपिक्स है, जो कि रेन फॉरेस्ट इन सेंट्रल और उसके अलावा साउथ अमेरिका, एक तो कहाँ पर सेंट्रल और साउथ अमेरिका के रेन फॉरेस्ट में ये पाया जाता है और मेक्सिको से लेकर ब्राजील तक ये स्पीसीज पाई जाती है। उसके अलावा इसके फीचर्स क्या है? तो ये 13 से 14 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और इसका वेट होता है 14 से 23 ग्राम तक। याद रखना, वेट कितना होता है? 14 से 23 ग्राम। मेल जो इनके अंदर, मतलब जैसे ये बर्ड है उसके अंदर अगर मेल बर्ड है तो वो ब्लू कलर का होता है मोस्टली, और फीमेल होता है ग्रास ग्रीन कलर का होता है, लेकिन समटाइम मिक्स कलर भी हो सकता है। IUCN के अंदर इसको कौन सी कैटेगरी में डाला गया है? तो लिस्ट कंसर्न में, क्योंकि इसकी बहुत सारी जो स्पीसीज है अवेलेबल है, इसलिए इस पर कोई भी अभी रिस्क नहीं है। चलो ये टॉपिक देख लिया। नेक्स्ट न्यूज़ देखो, इलेक्शन कमीशन ट्विक्स रूल्स फॉर एलिगेशन ऑफ सिंबल्स टू न्यू पार्टीज। न्यू पार्टीज को जो इलेक्शन कमीशन के जो रूल्स थे, किसके लिए? सिंबल्स के लिए। अब मैं इसको समझाता हूँ। जो ये आर्टिकल कहना चाह रहा है, जो ये न्यूज़ आई है उसके अंदर आर्टिकल में लिखा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दो पार्टीज होती है, एक तो होती है रजिस्टर्ड रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी, एक होती है रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी। तो जो रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड है, जिसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं किया है, उसके लिए कुछ रूल्स लेकर आई है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो अभी हमारे लिए क्या काम की न्यूज़ है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और हम उसके जो रूल्स आए हैं वो भी पढ़ लेंगे साथ के साथ। तो इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया को देख लो, ये उनका सिंबल देख लो, ये है भारतीय निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। चलो, ये एक ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यह ऑटोनोमस संवैधानिक बॉडी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये। दूसरा, ये कंडक्ट करता है सेंट्रल और स्टेट इलेक्शन, जिसके अंदर एक तो लोकसभा की इलेक्शन, राज्यसभा की इलेक्शंस और जो अमले के इलेक्शंस होते हैं उनको कंडक्ट करने का काम करता है। और इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, यानी जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन, ये सारे इलेक्शन कंडक्ट कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई? तो 25 जनवरी 1950। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब एनफोर्स हुआ था? 26 जनवरी 1950 को उसको प्रॉपर्ली एनफोर्स किया गया था। तो उससे एक दिन पहले, मतलब ओरिजिनली ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट था, और 25 जनवरी 1950 को ही नेशनल वोटर डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। आर्टिकल कौन से हैं? तो आर्टिकल 324 से 329 इससे रिलेटेड है। पार्ट 15 याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ये। ओरिजिनली द कमीशन हैड ओनली वन इलेक्शन कमिश्नर। शुरुआत में तो इसके अंदर इलेक्शन कमिश्नर केवल एक था, बट आफ्टर द इलेक्शन कमीशन अमेंडमेंट एक्ट 1989 इट वाज मेड ए मल्टी मेंबर बॉडी। इसको मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया गया। ठीक है, उसके अंदर क्या, एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा और दो इलेक्शन कमिश्नर होगा। पहले तो केवल एक ही इलेक्शन कमिश्नर था, लेकिन उसके बाद इसके अंदर एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दो इलेक्शन कमिश्नर। कब? इलेक्शन कमिश्नर अमेंडमेंट एक्ट 1989 के बाद में। याद रखना, 1989 के बाद में ये बॉडी 3 मेंबर बॉडी बन चुकी थी। एट द स्टेट लेवल इलेक्शन कमीशन इज हेल्प बाय द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, जो कि एक IAS रैंक का ऑफिसर होता है, उस चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के द्वारा हेल्प की जाती है स्टेट लेवल पर। उसके अलावा इसका अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर भी देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसका अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एंड इलेक्शन कमिश्नर का। ये 6 साल, और इनकी टेन्योर कितनी होती है? तो 6 ईयर और 65 ईयर, विच एवर अर्लियर, यानी मैक्सिमम 65 साल तक एक इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट रह सकता है, और 6 ईयर्स दोनों में से जो पहले हो। उसके बाद सैलरी कितने? सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती है। लेकिन अभी एक अमेंडमेंट बिल पास कर दिया गया है किसका? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। उससे रिलेटेड कुछ अमेंडमेंट्स है, लेकिन वो अभी नहीं पढ़ेंगे। अभी तो आप इसको समझो, अगर एक्चुअल में वो एक्ट बन जाएगा तभी उसको पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आपको सही रहेगा। रिमूवल क्या है? रिजाइन एनी टाइम, ये कभी भी रिजाइन कर सकता है इलेक्शन कमिश्नर। और रिमूवल सेम एज रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज एज बाय पार्लियामेंट। और अगर इसको रिमूव करना है, दो चीजें होती है, एक तो वो रिजाइन कर रहा है तो अपनी इच्छा से कर रहा है, लेकिन अगर उसको रिमूव किया जा रहा है तो रिमूवल कैसे होगा? जो सुप्रीम कोर्ट के जजेज के द्वारा, जो अगर पार्लियामेंट में सुप्रीम कोर्ट, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज का रिमूवल होता है ना, उसी तरीके से, सेम तरीके से रिमूवल होगा किसका? इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया का, और बाई पार्लियामेंट के द्वारा होगा। चलो, अभी देखो एक न्यूज़ और काम की आई है, वो है टॉय इंडस्ट्री की। तो उसका एक्सपोर्ट क्या? एक्सपोर्ट तो बढ़ा है और इंपोर्ट घटा है, तो वो चीज़ काम की है। लेकिन उससे पहले ये छोटी सी चीज़ इन्फॉर्मेशन जान लो कि अभी क्या न्यू रूल्स आए हैं फॉर रजिस्टरिंग अनरिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी। तो इट इज मैंडेटरी फॉर रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी टू फर्निश ऑडिटेड अकाउंट्स ऑफ लास्ट 3 फाइनेंशियल, यानी पिछले 3 सालों के जो फाइनेंशियल ईयर्स के ऑडिटेड अकाउंट्स को एक तो फर्निश करना है किनको? रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी को। उसके अलावा एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट को इशू करना है, एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट ऑफ लास्ट 2 इलेक्शंस। और उसके अलावा सिग्नेचर ऑफ द ऑथोराइज्ड ऑफिसर, जो ऑथोराइज्ड ऑफिस बियरर ऑफ द पार्टी के जो ऑथोराइज्ड ऑफिस बियरर होते हैं ना, उसके सिग्नेचर को फर्निश करना है। किसके सामने फर्निश करना है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर सिंबल्स, यानी अगर आपको सिंबल चाहिए तो अपने सिंबल्स की एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में 3 चीजें, एक तो ऑडिटेड अकाउंट्स ऑफ लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स। अगर रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी को भी सिंबल चाहिए कि हमको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक सिंबल देवे, तो सिंबल देने के लिए उनको क्या 3 चीजें देनी पड़ेगी। एक तो लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर के एक तो एप्लीकेशन होगी, उसके साथ में 3 चीजें, ऑडिटेड अकाउंट्स ऑफ लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर, उसके अलावा एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट ऑफ द लास्ट 2 इलेक्शंस, यानी जो लास्ट 2 इलेक्शंस है उनके एक्सपेंडिचर,
और उसके अलावा सिग्नेचर ऑफ द ऑथोराइज्ड ऑफिस बियरर और ऑथोराइज्ड ऑफिस बियरर ऑफ द पार्टी, उसके सिग्नेचर और लास्ट 2 इलेक्शंस के एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। चलो नेक्स्ट न्यूज़ है, टॉय एक्सपोर्ट सर्ज 239% टू $326 मिलियन इन 8 साल में। इतना बढ़ गया है, कितना? 239%। तो अभी हमको क्या पढ़ना है? टॉय इंडस्ट्री को, क्योंकि उसका एक्सपोर्ट बहुत बढ़ चुका है। तो अभी हम उसको समझते हैं। टर्न्ड नेट एक्सपोर्टर, इंडिया क्या अभी एक नेट एक्सपोर्टर बन चुका है और टॉयज़ का ड्यूरिंग 2020-21 एंड 2021-22, क्योंकि पहले हम मोस्टली इंपोर्ट करते थे कहाँ से? चाइना से, लेकिन धीरे धीरे अब हम यूएसए को सेल आउट करने लग गए हैं। तो ओवर द पास्ट 3 ईयर्स टॉयज़ इंपोर्ट केम डाउन बाय 70%, यानी जो टॉयज़ का इंपोर्ट है वो तो 70% से कम हो गया है और जो एक्सपोर्ट है वो 61% से बढ़ गया है। कई टू मेक इन इंडिया इनिशिएटिव लॉन्च्ड इन 2014, और इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन है मेक इन इंडिया स्कीम, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लॉन्च की थी 2014 के अंदर। पीएम मोदी ऑल्सो फोकस्ड ऑन प्रमोटिंग टॉयज इन हिज टॉक शो मन की बात में भी उन्होंने बोला था कि हमें टॉय इंडस्ट्री को बढ़ावा देना होगा, जिससे जो एमएसएमई सेक्टर है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, उनकी ग्रोथ जल्दी होगी, क्योंकि ये इंडस्ट्री एक्चुअल में बहुत ज़्यादा ग्रोथ करवा सकती है। इंडिया हार्डली फिगर्स इन द ग्लोबल टॉय ट्रेड विद इट्स एक्सपोर्ट एट मियर हाफ ए परसेंटेज पॉइंट। अब इस चीज़ को समझो, इंडिया है जो हार्डली फिगर करता है इन द ग्लोबल टॉय ट्रेड, यानी जो ग्लोबल टॉय ट्रेड होती है उसके अंदर इंडिया हार्डली फिगर करता है विद इट एक्सपोर्ट एट मोर हाफ ए परसेंटेज पॉइंट। अब इस चीज़ को समझा कि इंडिया की जो एक्सपोर्ट है वो पिछले दशक के अंदर उन्होंने हाफ से भी ज़्यादा वो एक्सपोर्ट बढ़ चुका है वैसा। तो इंडिया हार्डली फिगर्स इन द ग्लोबल टॉय ट्रेड विद इट्स एक्सपोर्ट एट मियर हाफ ए परसेंटेज पॉइंट, यानी पहले तो बहुत कम एक्सपोर्ट था, लेकिन अभी एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ड्यूरिंग द 1.5 डिकेड्स, ये देखो अब ये लिखा हुआ है कि 1.5 डिकेड्स यानी 15 सालों के अंदर बिटवीन 2000 से 2016 के बीच में इंडस्ट्री आउटपुट वॉज हार्ड इन रियल टर्म्स विद जॉब लॉसेज। इसके अंदर क्या हो गया? जॉब लॉस भी बढ़ गई है टॉय इंडस्ट्री के अंदर। 2016 तक की बात है, क्योंकि एक्चुअल में ग्रोथ तो 2014 के बाद जो हमारे मेक इन इंडिया स्कीम आई थी उसके बाद में हुआ, लोकल फॉर वोकल स्कीम आई थी, लेकिन ये सब 2014 से 2016 धीरे धीरे ग्रोथ होती ना। एक साथ 2014 में स्कीम लाती थोड़ी टॉय इंडस्ट्री की भी ग्रोथ हो जाएगी, वो अभी उसका असर 2020, 21 और 22 में दिखा अपने को। तो वैसा उसके अंदर 2000 से 2016 के जो 15 साल थे उसके अंदर इंडस्ट्री आउटपुट वॉज हार्ड इन रियल टर्म्स विद जॉब लॉसेज। ड्राइविंग फोर्सेज बिहाइंड द ग्रोथ ऑफ इंडिया टॉय इंडस्ट्री की जो ग्रोथ है उसके पीछे क्या ड्राइविंग फोर्सेज है? तो ह्यूज कंज्यूमर बेस। सबसे मेन चीज़ है कि इंडिया के अंदर सबसे बड़ा बेस किसका है? ह्यूज कंज्यूमर बेस को समझो आप इस बात को, कि इससे कौन कौन से फैक्टर्स है जो कि इस इंडस्ट्री की ग्रोथ करवा रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे इंडिया के अंदर कंज्यूमर बेस बहुत बड़ा है एक्चुअली टॉयज़ को कंज्यूम करने के लिए। बच्चों की जो नई जनरेशन है, जो बच्चे हैं, उनका जन्म बर्थ रेट भी बहुत ज़्यादा है। तो अगर बर्थ रेट ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली बच्चों को टॉयज़ चाहिए। तो लार्ज पॉपुलेशन ऑफ चिल्ड्रन एज 0 से 14, 26.62% ऑफ टोटल पॉपुलेशन। उसके अलावा राइजिंग डिस्पोजेबल इनकम को भी राइज करना, जैसे जीडीपी की ग्रोथ हो गई, और उसके अलावा परचेजिंग पावर ऑफ मिडिल क्लास ऑफ कंज्यूमर्स, यानी जो मिडिल क्लास ऑफ कंज्यूमर्स होते हैं उनकी परचेजिंग पावर भी बढ़ गई है और जीडीपी की ग्रोथ भी बढ़ गई है। तो ये सब किससे हो गई? ये इनकम बढ़ने से हो गई। इस चीज़ को समझना, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपकी जीडीपी ग्रोथ कर रही है, पहला पॉइंट। दूसरा, हमारे जो कंज्यूमर्स हैं उनका परचेजिंग पावर बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली टॉय इंडस्ट्री टॉय ज़्यादा खरीदेंगे, खरीदने की कैपेसिटी ज़्यादा होगी तो टॉय ज़्यादा खरीदेंगे। उसके अलावा ई कॉमर्स सेक्टर, अभी सबसे मेन सेक्टर ई कॉमर्स सेक्टर है। ई कॉमर्स से आजकल ऑनलाइन टॉयज़ मिल जाते हैं, तो टॉयज़ ऑनलाइन मिल जाते हैं तो आदमी सोचता है कि अपन ऑनलाइन ही मंगा लेते हैं सामान को, वैसा। और गवर्नमेंट सपोर्ट, सबसे मेन चीज़ होती है गवर्नमेंट का सपोर्ट। वोकल फॉर लोकल टॉयज़ कैंपेन, अभी गवर्नमेंट का सपोर्ट है, गवर्नमेंट स्कीम्स भी लेके आई कि वोकल फॉर लोकल टॉय कैंपेन हो गया। उसके अलावा एक टॉय कैथन नाम से भी एक स्कीम लेकर आई है, आत्मनिर्भर टॉय इनोवेशन चैलेंज। इस टाइप के गवर्नमेंट की सपोर्ट है तो ऑटोमेटिक टॉय इंडस्ट्री की ग्रोथ बढ़ेगी। शिफ्टिंग प्रेफरेंस, 67% पेरेंट्स नाउ बिलीविंग इन स्ट्रेंथनिंग द मार्केट ग्रोथ, यानी 67% पेरेंट्स ऐसे हैं जो अभी बिलीव करते हैं कि हमको मार्केट ग्रोथ के अंदर मजबूत रहना है। अब इस चीज़ को समझो कैसे, कि लोग पहले क्या होते थे, इलेक्ट्रॉनिक पहले तो हम ट्रेडिशनल जो आते थे ना मिट्टी के और इस टाइप के जो खिलौनों का यूज़ ज़्यादा करते थे, ठीक है। और बहुत सारे लोग तो क्या करते थे, पेरेंट्स खुद ही बना लेते थे घर पे ही, ठीक है, मिट्टी से बनाना था। लेकिन अभी क्या इलेक्ट्रॉनिक मार्केट आ चुका है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री बहुत बढ़ गई है, तो अभी इलेक्ट्रॉनिक टॉयज आने लग गए हैं, कार ऑटोमेटिक चलती है, सारी चीज़ें। तो उसका क्या फायदा होता है? शिफ्टिंग प्रेफरेंस। तो 67% पेरेंट्स नाउ बिलीविंग इन स्ट्रेंथनिंग द मार्केट ग्रोथ। और गोइंग ग्लोबल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ग्लोबल लेवल पर जो गोइंग ग्लोबल होता है, यानी एक्सपोर्ट टू यूएस, यानी यूएस को जो हमारा एक्सपोर्ट है वो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट अभी हम किसको करते हैं? यूएस को करते हैं। इंडिया यूएस के अंदर टोटल यूएस के लिए इंडिया 9th डेस्टिनेशन है एक्सपोर्ट, जो टॉयज़ के अंदर उससे ज़्यादा यूएस तो बहुत सारे देशों से इंपोर्ट करता है, लेकिन इंडिया का उसमें 9वां नंबर है। पर हमारे इंडिया के लिए यूएस को हम बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। उसके अलावा प्रोटेक्शनिज्म, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अभी हमारी सरकार ने फोकस किस पे किया है कि इंपोर्ट को कम करो और लोकल लेवल पर मैन्युफैक्चर करो, और उसके अलावा उसको एक्सपोर्ट ज़्यादा करो। तो एक्सपोर्ट बढ़ने का एक रीज़न ये भी है कि इंपोर्ट का घटना, ठीक है। ठीक, ये सब इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लेना। अगर हम बोल रहे हैं कि नेट एक्सपोर्ट बढ़ा है तो कैसे बढ़ेगा? हमने इंपोर्ट को घटा दिया है, तो ऑब्वियस है अगर हम एक्सपोर्ट थोड़ा बढ़ाएंगे और इंपोर्ट को ज़्यादा घटाएंगे तो भी नेट एक्सपोर्ट बढ़ेगा वैसा। तो अल्टीमेटली प्रोटेक्शनिज्म के थ्रू भी एक नेट एक्सपोर्ट बढ़ा है। अब उसके बाद अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है उसको देख लो। टॉय इंडस्ट्री की सबसे मेन चीज़ चाइल्ड का डेवलपमेंट। अब आप एक चीज़ सोचिए कि अगर जैसे आपने कभी देखा होगा कि वो एक क्विज आता है या फिर अलग अलग गेम्स आते हैं जिनको हम टॉयज़ ही बोलते हैं, खिलौने, उसके अंदर वो दिमागी खेल होते हैं, तो उनसे बच्चों का डेवलपमेंट भी होता है कितनी बार। तो उसके अलावा अगर जैसे कार है तो उसको सही चलानी है, तो अल्टीमेटली बच्चा खुश रहेगा तो उसका डेवलपमेंट ज़्यादा होगा। एंटरटेनमेंट एंड रिक्रिएशन, यानी ये जो गेम्स होते हैं, टॉयज़ होते हैं, उनका काम किसमें होता है? एंटरटेनमेंट में काम आता है।
एजुकेशन एंड लर्निंग के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना, एजुकेशन एंड लर्निंग में इसको यूज़ किया जाता है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट, यानी इकोनॉमिक लेवल पर इसका इम्पैक्ट भी बहुत अच्छा होता है। इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, और सबसे मेन चीज़ क्या होती है कि अगर टॉय इंडस्ट्री को ग्रोथ मिलेगी, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो जितना ज़्यादा टॉय इंडस्ट्री के अंदर के कारण क्या हो रहा है कि लोग अपनी इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दे रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक, आप सोचो इलेक्ट्रॉनिक गेम आने लग गए हैं इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के फोकस के कारण। अभी सारे गेम्स इलेक्ट्रॉनिक हो गए हैं, सारी चीज़ें अपडेट हो गई है, तो ये भी अपने आप में एक तरह से हमारे जीडीपी की ग्रोथ के लिए भी फायदा है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट, यानी इकोनॉमी को ग्रोथ मिलेगी, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ रही है, टॉयज़ खरीद रहे हैं तो टॉयज़ जो बेच रहा है उनकी भी इनकम बढ़ेगी। उसके अलावा कल्चरल इन्फ्लुएंस, और हमारे जो कल्चर होता है उस पर भी प्रभाव पड़ता है। ऑब्वियस है, अगर बहुत सारे गेम ऐसे आते हैं जो कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे भगवान श्री राम की छोटी मूर्ति, ठीक है, या कोई ऐसा जैसे भगवान राम का मंदिर हो गया, या कोई ऐसे स्थापत्य कला, कुछ भी बोलो, तो उसके कारण वो नेचुरली कल्चरली भी जुड़े होती है। तो उससे क्या समझेंगे, जैसे गाय है, गाय का गेम आ गया, फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो अगर कोई हिंदू धर्म से है तो उनके लिए गाय माता है एक तरह से, तो क्या होगा, कल्चरली भी वो इन्फ्लुएंस होता है बच्चा की, अच्छा गाय हमारी माता है। स्टेप्स बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा क्या स्टेप्स लिए गए हैं तो एक प्रमोटिंग स्टार्टअप, यानी स्टार्टअप को प्रमोट करना। उसके अलावा इंपोर्ट ड्यूटी को इंक्रीज कर दिया गया, किस पर, ट्रिपल द ड्यूटीज, यानी जो चाइना से हम इंपोर्ट करते हैं उसकी ड्यूटी को इंपोर्ट 3 गुना तक बढ़ा दिया गया है। 15 से 20% से 70% तक बढ़ा दिया गया है। अब सोचो 3 गुना बढ़ा दिया तो उसका फायदा क्या मिलेगा, उससे उस इंडस्ट्री के एक्सपोर्ट बढ़ेगा, टॉयज इंडस्ट्री का, और इंपोर्ट घटेगा और नेट एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा। मैंडेटरी क्वालिटी सर्टिफिकेशन, हमें मैंडेटरी क्वालिटी सर्टिफिकेशन को मैंडेटरी करना चाहिए, सरकार ने किया है, क्योंकि देखो अगर हमें वर्ल्ड वाइड कंपटीशन करना है तो हमारी क्वालिटी दूसरे देशों से कंपेरेटिवली अच्छी होनी चाहिए, वो भी विथ लो कॉस्ट। नेशनल एक्शन प्लान भी लॉन्च किया है फॉर टॉयज के लिए सरकार के द्वारा। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री, यानी जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री होती है उनकी रीजनरेशन के लिए एक स्कीम ऑफ फंड भी लॉन्च किया गया है। उसके अंदर 90 टॉयज क्लस्टर बनाए गए हैं, अप्रूव्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के द्वारा 19 टॉय क्लस्टर को अप्रूव किया गया है। अब चैलेंजेस देख लो, फॉरेन डिपेंडेंस ऑन रॉ मटेरियल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि रॉ मटेरियल पर जो फॉरेन डिपेंडेंस होती है उसको, वो सबसे बड़ा चैलेंज है। उसके अलावा लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी की कमी, इस चीज़ को याद रखना आपको कि टेक्नोलॉजी की कमी है। आजकल इलेक्ट्रॉनिक गेम्स बहुत आ गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक टॉयज बहुत आ गए हैं, लेकिन इंडिया अभी भी इलेक्ट्रॉनिक लेवल पर, रिसर्च लेवल में, इनोवेशन लेवल पर बहुत पीछे हैं। तो हम कैसे वर्ल्ड वाइड कंपटीशन करेंगे। फॉरेन डिपेंडेंस और रॉ मटेरियल पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है, क्योंकि हम एक्सपोर्ट तो करने लग गए हैं लेकिन अल्टीमेटली रॉ मटेरियल तो इंपोर्ट ही कर रहे हैं ना, तो बात तो बराबर पड़ रही है। उसके बाद अगर बाहर से सोचो कि आप अभी बीच में चाइना ने क्या हुआ था कि जो लिथियम वाली टेक्नोलॉजी थी, चाइना ने कहा कि हम आपको नहीं देंगे वर्ल्ड वाइड। अगर नहीं देंगे तो उससे क्या होगा, जो देश उस पर डिपेंडेंट है वो तो एक तरह से मतलब अड़चन में आ जाएंगे ना। वैसे ही अगर रॉ मटेरियल के लिए मना कर दे कि कोई भी देश की हम रॉ मटेरियल देंगे ही नहीं, अगर रॉ मटेरियल नहीं देगा तो टॉय की मैन्युफैक्चरिंग कैसे करेंगे, तो पूरी इंडस्ट्री डिस्टर्ब हो जाएगी। हाई टैक्स रेट, यानी जीएसटी ऑन इलेक्ट्रॉनिक टॉयज 18% है और नॉर्मल टॉयज पे 12% है। तो इतनी टैक्स रेट के कारण क्या होता है, टॉयज महंगा हो जाता है और उसके कारण लोग उसको लेते नहीं है। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अंदर बहुत ज़्यादा कमी है, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो ऑब्वियस है हमारी टॉय इंडस्ट्री ग्रोथ नहीं करेगी। चीप अल्टरनेटिव्स, चाइना अभी क्या करता है, लो क्वालिटी प्रोड्यूस करता है लोअर प्राइस पे, तो हमको क्या, इंडिया को क्या करना चाहिए, अच्छी क्वालिटी और वो भी लोअर प्राइस पे। अगर इंडिया भी करता है तो उसके कारण हम उसके लिए बेस्ट अल्टरनेटिव बन सकते हैं, लेकिन चाइना हमारे बीच में एक बहुत बड़ा रोड़ा है। चलो ये टॉपिक हो गया। अब नेक्स्ट देखो, एडिटोरियल आया है किसके अंदर, इंडियन एक्सप्रेस में, कि स्ट्रेटजी एंड फॉरेन अफेयर्स फॉर इंडिया इन 2024 डीलिंग विद रियलिटी लुकिंग एट अपॉर्चुनिटी। अब मैं बता देता हूँ ऑथर क्या क्या बोलता है, उसको समझो, बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। अभी इस चीज़ को समझो आप, ग्लोबल जियो पॉलिटिकल इंट्रिकेसीज एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंडिया। अभी क्या है कि 2023 में ऑथर कहना चाह रहा है कि 2023 में क्या क्या इशू थे जो कि ग्लोबल लेवल पर थे, जो कि इंडिया से रिलेटेड है, और 2024 में कौन कौन से इशू अब रेज होने वाले हैं। तो बस उनको समझना है, बहुत सिंपल है, सुनते जाओ और समझते जाओ। सबसे पहला, क्राइसिस इन मिडिल ईस्ट। पहला है कि मिडिल ईस्ट के अंदर क्राइसिस है, जिसमें इजराइल और हमास का वॉर हो गया था। अभी आपको पता है इजराइल और पैलेस्टीन में अभी भी वॉर चल रहा है, जिसमें बहुत सारे पैलेस्टीनियंस की डेथ हो गई है, और हमास तो बिल्कुल एक तरह से जो गाजा पट्टी है उसकी सारी बिल्डिंगों को ढा दिया गया है इजराइल के द्वारा। तो इस तरह का जो ये वॉर है उसका सीधा इंपैक्ट किस पे पड़ता है, इंडिया पे पड़ता है। क्योंकि देखो इसमें क्या, मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज है, जैसे सऊदी अरब हो गया और जो भी दूसरी कंट्री, यूएई हो गया, जो भी मुस्लिम कंट्रीज है वो इजराइल के अगेंस्ट है, और कुछ कंट्रीज है जो इजराइल के मतलब पक्ष में है। तो अभी इंडिया को बैलेंस बनाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इजराइल हमारा बहुत अच्छा पार्टनर रहा है शुरू से ही। तो अगर हमें इजराइल को अगर अपने पक्ष में रखना है तो हमको क्या समझना पड़ेगा कि इजराइल और हमास के बीच में हमको बैलेंसिंग अप्रोच बनानी पड़ेगी। तो इसके लिए फिर इंडिया ने क्या किया है कि 2023 के अंदर एक 2 स्टेट सॉल्यूशन के लिए इंडिया ने हमेशा से बोलता है, बट इंडिया ने वापस बोला कि आप एक 2 स्टेट सॉल्यूशन लेकर आएंगे जिससे इजराइल और पैलेस्टीन का कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व हो सके, क्योंकि ना तो इजराइल कभी खत्म होगा ना पैलेस्टीन कभी खत्म होगा। तो दोनों देशों को अपनी मानसिकता को खत्म करना पड़ेगा। उसके बाद स्ट्रेस इन इंडिया यूएस टाइज के अंदर भी स्ट्रेस हो गया। कैसे, क्योंकि अभी यूएस के अंदर एक खालिस्तानी था सेपरेटिस्ट, यूएस के अंदर उसकी डेथ हो गई थी, उसका असैसिनेशन, हत्या हो चुकी थी, तो उसका आरोप किस पर लगाया गया, इंडिया पर लगाया गया, इंडियन ऑफिशियल्स पर। तो उसके बाद और उसके अलावा कनाडा में भी ऐसी घटना हुई है, और कनाडा का बहुत अच्छा अलाई है यूएस। तो और इसके कारण क्या हो गया कि इंडिया और यूएस के रिलेशन में थोड़ा सा डिफरेंस आ चुका है। तो इंडियाज कमिटमेंट टू द रूल ऑफ लॉ, इंडिया ने उसके बाद बोला कि हम रूल ऑफ लॉ के लिए कमिटेड हैं, और अगर ऐसा कुछ भी इंडिया के द्वारा किया गया है तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन हमारे यहाँ से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ऐसा इंडिया का बोलना है।
और ऐसा ऑथर भी कह रहा है। उसके अलावा रशिया यूक्रेन वॉर, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। कैसे रशिया का यूक्रेन के साथ वॉर हुआ, तो अभी हम किसके साथ, यूएस यूक्रेन के साथ में वेस्टर्न कंट्रीज है, यूएसए जो भी यूरोपियन यूनियन, सारी जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो यूक्रेन के साथ में है और रशिया के साथ में। और रशिया हमारा पुराना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेटेजिक पार्टनर मतलब जब से हमारा देश आज़ाद हुआ तब से ही है। पहले सोवियत यूनियन था, उसके बाद में रशिया बन गया, तो हमें उसका सपोर्ट करना तो बहुत ज़रूरी है। उसने हमारे किसी भी सेक्टर के अंदर, हर सेक्टर के अंदर उसका सबसे बड़ा रोल था, ठीक है। तो रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर इंडिया को ये अप्रोच बनाना भी जरूरी था कि रशिया का सपोर्ट करे या यूक्रेन का। तो अल्टीमेटली इंडिया का पलड़ा रशिया की तरफ भारी था। इंडिया मोलदीव चैलेंज, अभी क्या एक न्यू प्रेसिडेंट बने मोलदीव के अंदर जिसका नाम है मोहम्मद मुइज्जू, वो इंडिया आउट कैंपेन पर फोकस करते हैं और वो क्या प्रो चाइना है। और अगर प्रो चाइना है तो इसका अल्टीमेटली क्या है कि नुकसान किसको होगा, इंडिया को होगा, क्योंकि वो इंडिया आउट कैंपेन को भी सपोर्ट करते हैं। तो इस तरह गवर्नमेंट चेंज होते ही ये अपने आप में इश्यू हो जाता है। एक चाइना का बिहेवियर, इंडिया का सबसे बड़ी टेंशन कौन है, चाइना, क्योंकि चाइना धीरे धीरे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट को बढ़ा रहा है। चाइना अपने जो मतलब रिंग क्या बोलते हैं, जो रिंग है, रिंग ऑफ फायर नहीं, इन द रिंग ऑफ पल्स, तो इस तरह की जो चारों तरफ उसने एक तरह से रिंग बना रखी है हमारे इंडिया के चारों तरफ चाइना ने, ताकि उससे क्या हो, चाइना इंडिया पर कभी भी अटैक कर सके वैसा। उसके अलावा G20 एंड ग्लोबल साउथ में, तो अभी हमने 2023 में क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट घटनाएं थी, उसमें से एक इंपॉर्टेंट घटना ये भी है कि इंडिया की ह्यूज सक्सेस थी इसमें G20 को कंडक्ट करने में। और सबसे इंपॉर्टेंट सक्सेस क्या थी कि उस टाइम पे इंडिया ने एक जॉइंट डिक्लेरेशन जो कि नेगोशिएट हो रहा था उसको सक्सेसफुली अप्रूव करवा दिया सभी देशों के द्वारा बिना किसी नानुकुर के। तो ये अपने आप में इंडिया के लिए बहुत बड़ा सक्सेस था। उसके अलावा एक इश्यू और क्या था, एंगेजमेंट विद तालिबान। तो अभी अफगानिस्तान का वॉर चल रहा था, आपको पता है कि अफगानिस्तान के अंदर से यूएसए की जो मिलिट्री जब बाहर निकल गई थी, तो उसके बाद क्या हुआ, जैसे यूएसए की मिलिट्री बाहर निकली, तालिबान ने उस पर कब्जा कर लिया। तो अब हमको तालिबान के साथ कैसे रिलेशन बनाने, ये सब अभी तक डिसाइड क्लियरली नहीं हुआ है। चलो अब अपकमिंग चैलेंजेस 2024 में कौन कौन से हैं, तो एक तो यूएस और कनाडा के जो रिलेशन है वो अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। यूएस प्रेसिडेंट एब्सेंस एट रिपब्लिक डे, पहले 26 जनवरी को हमने किसको न्योता दिया था, प्रेसिडेंट जो बाइडन को, लेकिन उसके बाद उन्होंने मना कर दिया किसी रीजन के कारण। तो अभी हमारे 26 जनवरी पे कौन चीफ गेस्ट बनने वाले हैं, वो चीफ गेस्ट बनने वाले हैं फ्रांस के जो राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रोन, वो बनने वाले हैं। तो ऐसा बोलना है कि अगर यूएस का क्या मेन सपोर्ट कनाडा की साइड में रहता है और अभी हमारी कनाडा से बन नहीं रही है, तो इस तरह की ये फ्यूचर के अंदर 2024 में ये दिक्कत आ सकती है इशू। उसके अलावा कनाडा क्या सपोर्ट करता है, खालिस्तानी पर्सन्स को सपोर्ट करता है। तो अभी हमने कनाडा को इसके लिए कितनी बार बोल दिया है, बट कनाडा अपनी जो वहाँ के जस्टिन ट्रूडो है वो क्या करते हैं, वो इन खालिस्तानियों के समर्थन में ही है। तो अल्टीमेटली वो एक तरह से पनाह दे रहे हैं हमारे देश के जो दुश्मन है उनको। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा विवाद है। और पाकिस्तान रिलेशन, वैसे हमने कनाडा को बहुत अच्छे से मजा चखाया था और अभी कनाडा अपनी मतलब लाइन पर है वैसा। उसके बाद पाकिस्तान के साथ रिलेशंस, पहले पाकिस्तान आपको पता है उड़ी अटैक हुआ था, उड़ी अटैक हुआ था, उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, फिर बालाकोट एयर स्ट्राइक भी की थी। उसके बाद रिलेशन हमारे पाकिस्तान के साथ शुरू से अच्छे नहीं थे, लेकिन 2019 में जब आर्टिकल 370 को रिमूव किया गया तो उसके बाद तो पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशन अभी तक बन ही नहीं पाए हैं और हमको बनाने भी नहीं है। वैसे हम चाहते हैं कि उनसे बनाए, बट उनके वो नहीं है, उनमें लखन नहीं है वैसा। उसके बाद बांग्लादेश इलेक्शन, मैंने जो वर्ड बोला लखन, वो एकदम सही है। उनके लक्षण ही ऐसे नहीं है कि उनके साथ में अपन कोई भी व्यवहार बनाए। उसके बाद बांग्लादेश की इलेक्शंस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि अभी क्या बांग्लादेश में अभी शेख हसीना है जो कि प्रो इंडिया है, मतलब इंडिया के पक्ष में। पिछले 15 सालों में उनकी गवर्नमेंट है और इंडिया का सपोर्ट करती है, लेकिन अभी जो नई गवर्नमेंट बनने की पॉसिबिलिटी है बांग्लादेश में, वो प्रो चाइना हो सकती है और वो इंडिया के अगेंस्ट हो सकती है। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी दुख की खबर हो सकती है, क्योंकि बांग्लादेश के साथ हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हैं। तो फिर क्या होगा, अगर बांग्लादेश पर सपोर्ट मतलब किसका पावर बढ़ जाएगा, चाइना का, उसका अल्टीमेटली नुकसान किसको होगा, हमें होगा। और चाइना बॉर्डर स्टैंड ऑफ, सिंस 2020 से चाइना बॉर्डर भी स्टैंड ऑफ चल रहा है, तो वो भी अपने आप में इशू है। और वेस्ट एशिया डायनेमिक्स, अभी इजराइल और हमास का कॉन्फ्लिक्ट हुआ, ये वापस 2024 में ये मुद्दा गर्म रहेगा। चाइना बॉर्डर स्टैंड ऑफ, यानी 2020 से जो चाइना बॉर्डर का स्टैंड ऑफ है वो अभी भी चल रहा है। इस तरह 2024 चल रहा है, उसके अंदर भी ये प्रॉब्लम्स आती रहेगी। तो ये सारी चीज़ें हमने बहुत अच्छे से पढ़ी है। उसके अलावा यूएस और रशिया के साथ में बैलेंसिंग अप्रोच बनाना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी टास्क है। तो हमने इस एडिटोरियल को बहुत अच्छे से समझ लिया कि भाई 2023 के चैलेंजेस क्या थे इंडिया के लिए, फॉरेन चैलेंजेस, और 2024 के लिए भी क्या चैलेंजेस है। उसके अलावा टॉय इंडस्ट्री को बहुत शानदार तरीके से पढ़ा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पढ़ लिया है, एंड उसके अलावा एक टॉपिक और क्या पढ़ा है हमने, ग्रीन हनी क्रीपर। तो इस तरह सारे टॉपिक्स को बहुत शानदार तरीके से पढ़ा है। अगर आपको कोई भी कमी लगती है तो कमेंट कीजिए, और अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम का लिंक दे रहा हूँ, आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको PDF मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।